I am Nila Pandey. Welcome you all in safe classes. So today we are going to study the next chapter, that is strategies for enhancement in food production. तो इसके अंदर क्या है, हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज को पढ़ेंगे. एज यू नो, आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन है वो हमारी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, राइट. अब उस जो डे बाय डे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए, वो भी एक बेटर फूड प्रोवाइड करना है आपको, एज वेल एज उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए. लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन का एरिया है उस फूड का, वो क्या है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है. तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके जो फूड प्रोडक्शन है, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज और फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज, हम उस फूड की क्वांटिटी एंड क्वालिटी को किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. तो इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, एज वेल एज यू विल स्टडी अबाउट टिश्यू कल्चर. In today's class, we are going to cover the first topic, that is animal husbandry. So let's start today's class. अब देखो animal husbandry है क्या? So it is a technique in which the farmers grow livestock, right? इसमें क्या करेंगे, जो farmers हैं वो क्या करते हैं, grow करते हैं livestock, यानी कि breeding and raising of the livestock. जो farmers हैं वो farming तो कर ही रहे थे, उसके साथ साथ वो क्या करें, animals को grow करें. एनिमल जरूरी नहीं है लाइक काउ, बफेलो, जो कि हम नॉर्मली जो हमारे कैटल्स होते हैं उनके बारे में कंसिडर करते हैं, नहीं. इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो कि हमें क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं. सो दे कैन ग्रो ऑल दोज टाइप ऑफ एनिमल्स, जिसमें क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, बी का एग्जाम्पल आ सकता है उसमें, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे. बी कीपिंग, जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग के साथ साथ क्या करें, बी कीपिंग की प्रोसेस को करें. इसके अलावा फिशरीज, जितनी भी फिशेस होती हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग तो वेजिटेरियन नहीं है, बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो उस केस में जो फिशरीज होगी वो क्या करेगी, उनके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का काम करती है. तो इसमें वो क्या होंगी, डिफरेंट फिशेस को ग्रो करेंगे. एज वेल एज जो मरीन एनिमल्स होंगे लाइक प्रॉन हो गया, क्रूस्टेशियंस हो गए, इन सब को वो क्या करें, ग्रो करें और उनकी क्वांटिटी को क्या करें, इंक्रीज करें, एज वेल एज उनकी क्वालिटी को भी क्या करें, इम्प्रोवाइज करें. तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इंक्लूडेड होंगी. यानी कि इसके अंदर जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाएंगे और उनको रेस करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड. अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका एनिमल ब्रीडिंग. एनिमल ब्रीडिंग क्या है, तो अब हम वन बाय वन करेंगे. 3 टॉपिक्स आपके, एनिमल ब्रीडिंग है, बी कीपिंग है एंड फिशरीज है, एंड एट द एंड हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ द फार्म एंड फार्म एनिमल्स. तो ये 2 टॉपिक हैं आपस में रिलेटेड है. अब देखो एनिमल ब्रीडिंग, इसका मतलब क्या है, जितने भी एनिमल्स होंगे उनको क्या किया जाए, ब्रीड करवाए जाए. एज यू नो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे. लेकिन इस टाइम पे जब हम एनिमल ब्रीडिंग करवा रहे हैं, उस टाइम पे हमारा मेन मोटो क्या होता है कि जो बेटर क्वालिटी होगी उसको हम क्या करें, इम्प्रोवाइज करें, और इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड जो कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्हीं की ब्रीडिंग कराएंगे. अब देखो, जब भी हम किसी एनिमल की ब्रीडिंग करवाते हैं यानी उसका रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तो उसमें हमारा मेन क्या रहता है कि जो एनिमल है वो हमारा क्या हो, रेजिस्टेंट हो. क्या हो, वो रेजिस्टेंट हो. रेजिस्टेंट मतलब कि वो जिस एरिया में ग्रो कर रहा है वो उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकता हो. ठीक है, ऐसा ना हो कि वो जिस एरिया में रह रहा है वहाँ पे वो क्या है, स्टेबल ही नहीं है, और उसकी क्या है, किसी भी रीजन से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, किसी भी रीजन से उसकी डेथ हो जाए, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. तो वो क्या हो, हम पहला तो चाहेंगे कि वो रेजिस्टेंट हो. ठीक है, वो जिस क्लाइमेट में रह रहा है वहाँ वो अपने आप को क्या करे, एडजस्ट कर सके. एज वेल एज जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होती हैं या जो डिजीजेज होती हैं जो कि कॉमनली उनको लग जाती हैं, उनसे वो क्या हो, रेजिस्टेंट हो, वो डिजीज उसको इजीली हार्म ना कॉज कर सके. ठीक है. सेकंड, अगर हम बात करते हैं मिल्क एनिमल्स की, मिल्क एनिमल्स कौन से होते हैं, मिल्किंग एनिमल्स कौन से होंगे हमारे, जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग होंगे. ठीक है, यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो होते हैं लाइक काउ, बफेलो, तो उनके केस में हम क्या चाहेंगे कि जो उनका लैक्टेशन पीरियड है, ठीक है, जो उनका लैक्टेशन पीरियड है यानी कि जिसमें वो मिल्क देती है हमें, वो क्या हो, हमारा इंक्रीज हो जाए. ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट वी वांट इन दैट पर्टिकुलर एनिमल. एज वेल एज अगर वो हमारा क्या है, ड्रॉट एनिमल है, अगर वो हमारा ड्रॉट एनिमल है, ड्रॉट एनिमल्स कौन से होते हैं, वो एनिमल्स जो कि क्या होते हैं, लगेजेस को कैरी करने के लिए, या फिर जो कार्ट्स बनाई जाती हैं, एनिमल कार्ट लाइक हॉर्स कार्ट हो गई, या फिर
जो हमारी ऑक्स कार्ट होती है जिसे हम बैलगाड़ी कहते हैं, तो उनको पुल करने के लिए या फिर फील्ड के अंदर यूज करने के लिए जो एनिमल्स का यूज किया जाता है वो क्या होता है, ड्रॉट एनिमल्स होते हैं, यानी कि मिल्क तो नहीं देंगे लेकिन इनसे हम क्या करते हैं, काफी सारा फिजिकल वर्क लेते हैं। तो ये जो ड्रॉट एनिमल्स होंगे ये क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। लेट्स सपोज अगर उसके ऊपर आप क्या है लगेज कैरी कर रहे हो तो वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो उस लोड को क्या है कैरी कर सके ऑन इट्स बैक। तो ये क्या है, मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं जब भी हम क्या करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग कराएंगे। अब देखो इसके अंदर जो दो तरीके हैं वो कौन कौन से होंगे जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं। वन इज द इन ब्रीडिंग एंड सेकेंड इज द आउट ब्रीडिंग, ठीक है। अब इसके अंदर हम दो टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म ब्रीड, ठीक है। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ब्रीड क्या होता है। सो ब्रीड क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज व्हिच आर सिमिलर इन कैरेक्टर्स लाइक साइज, अपीयरेंस, कॉन्फिगरेशन एटसेट्रा, एज वेल एज उनका क्या हो, कॉमन डिसेंट हो, ठीक है। तो ब्रीड क्या है, ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिनका एक कॉमन डिसेंट था एज वेल एज उनके ज्यादातर कैरेक्टर्स क्या थे, सेम थे, वो क्या कहलाएंगे, ब्रीड कहलाएंगे। अब देखो इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या होगा। जब हमें ब्रीड की डेफिनेशन पता चल गई तो इसका मतलब क्या है, इन यानी कि विद इन, यानी कि सेम ब्रीड के अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन करवाएंगे या ब्रीडिंग करवाते हैं तो वो इन ब्रीडिंग होगा। आउट ब्रीडिंग मतलब कि इसके केस में क्या होगा, दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में जब क्रॉसिंग करवाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। अब हम समझते हैं पहले इन ब्रीडिंग को, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आउट ब्रीडिंग। अब देखो फर्स्ट क्या है इन ब्रीडिंग, तो इसमें क्या होगा कि जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं यानी कि सेम ब्रीड के दो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसमें हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि इनके 4 to 6 जनरेशन तक, 4 to 6 जनरेशन तक ये क्या थे, इनका जो डिसेंट था और यू कैन से इनका जो एंसेस्टर था जिससे कि आ रहे इनके जो पेरेंट्स थे वो क्या हो, सेम, ठीक है। 4 to 6 जनरेशन तक ये क्या थे, सेम चल रहे थे, सेम डिसेंट था इनका, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, एक इन ब्रीडिंग कहलाता है। यानी कि हम जब दो ब्रीड्स जिनके क्या है 4 to 6 जनरेशन तक जो डिसेंट्स थे वो सेम थे, उनके बीच में क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो वो क्या हमारा इन ब्रीडिंग है। इसको करवाया किस तरीके से जाएगा, लेट्स सपोज हियर इज द सुपीरियर फीमेल एंड हियर इज द सुपीरियर मेल, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक ही ब्रीड थी, उस ब्रीड से हमने क्या किए, दो इंडिविजुअल्स ले लिए, एक तो सुपीरियर फीमेल ले ली यानी कि उसके अंदर वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं दैट यू वांट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और हमने क्या किया, एक सुपीरियर मेल ले लिया जिसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि आपको चाहिए थे। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, फिर इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग करवाई तो जो इनके प्रोजेनी बनेंगे, जो भी इनके प्रोजेनी आएंगे उन प्रोजेनी को हम लोग क्या करेंगे, उसमें से अगेन फाइंड आउट करेंगे एक सुपीरियर फीमेल को और एक सुपीरियर मेल को। जो ये सुपीरियर मेल एंड फीमेल हैं इनके बीच में हम अगेन क्रॉसिंग करवाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अगेन जो इसकी प्रोजेनी आएंगी उसमें से हम क्या करें, फाइंड आउट करें सेम सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल्स और फिर उनको क्या करें, आगे क्रॉसिंग करवाएं। लेट्स सपोज एक काव है तो उस काव के अंदर आपका कौन सा पर्टिकुलर फीचर चाहिए होगा, तो उस केस में हम चाहेंगे उसका लैक्टेशन पीरियड, यानी कि लैक्टेशन पीरियड क्या उसका ज्यादा हो या वो क्या हो, मिल्क ज्यादा देती हो, तो वो क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो उसमें हमने जो सुपीरियर फीमेल रखी वो ये रखी, और मेल की कैरेक्टरिस्टिक में आप चाहते हो कि वो क्या हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो आपका एनिमल, तो इसमें से हमने क्या किया, सुपीरियर मेल को चूज कर लिया, दोनों को कंबाइन किया, प्रोजेनी आई, उसके अगेन हमने फिर से फाइंड आउट किए सुपीरियर फीमेल एंड सुपीरियर मेल को, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी में क्रॉसिंग को करवाते जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, अगर आपको याद आ रहा हो तो जो हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि एक प्योर लाइन को लेके आते हैं। प्योर लाइन को लाने के लिए क्या कर रहे थे, सेम ही जो पेरेंट्स थे उनके जो प्रोजेनी है उनके बीच में क्रॉसिंग करवाई, फिर जो प्रोजेनी आया उनका उनके बीच में ही क्रॉसिंग करवाई, यानी सेल्फ क्रॉसिंग करवाते चले गए।
तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, सेल्फ क्रॉसिंग हो रही है, होमोजाइगोसिटी क्या होगी, जनरेट होगी, एक प्योर लाइन आ जाएगा आगे। ठीक है, हमें क्या मिल गया, एक प्योर लाइन मिल गई कि अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीन्स क्या है, सेम है और उनके अंदर वही फीचर होंगे जो कि आपको चाहिए। बट कई बार क्या होता है, जब हम इनब्रीडिंग करवाते जाते हैं तो उस टाइम पे एक प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इनब्रीडिंग डिप्रेशन? इसका मतलब ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी में इनब्रीडिंग करवाते रहते हैं अब सो मैनी जनरेशन तक, तो एट द एंड क्या होता है कि जो प्रोडक्शन था वो तो कम हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोडक्शन हमें पहले क्या था, ज़्यादा चाहिए था, वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। एज वेल एज जो फर्टिलिटी होती है ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म वो भी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, जो भी आपको डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए थे वो क्या होंगे, कम होते चले जाएंगे जब हम इनब्रीडिंग को काफी लंबे टाइम तक करवाते रहते हैं। इसके साथ साथ उसकी फर्टिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इन विच आफ्टर सो मेनी जनरेशंस ऑफ इनब्रीडिंग द प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए सेकेंड टेक्निक, दिस वन, दैट इज द आउटब्रीडिंग, इसको यूज करते हैं। लेट्स सपोज इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने लग गया है, काफी टाइम तक हमने सेल्फ क्रॉस करवाया था, अब उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है, प्रोडक्शन उतना नहीं मिल रहा जितना हमें चाहिए था, तो अब हम क्या करवाएंगे, उसमें क्रॉस ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग करेंगे। अब आउट ब्रीडिंग क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, इसके अंदर क्या होंगे, जो हमने यहाँ तो क्या कहा था इनब्रीडिंग में कि 4 से 6 जनरेशन तक उनके डिसेंट या जो एंसेस्टर थे, पेरेंट्स थे, वो सेम थे। बट इसके केस में क्या होगा, डिफर करेंगे। तो ये हमारा अलग अलग होता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जो आउटब्रीडिंग है इसका मतलब क्या होगा, जिनके 2 या 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं था, तो उनके बीच में यानी 2 एक ही ब्रीड है, लेट्स सपोज, उसके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे, उनके बीच में हम ये देखेंगे कि इनका कोई कॉमन एंसेस्टर था या नहीं था। अगर 4 से 6 जनरेशन तक उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं था तो उसके बीच हम उनके बीच में क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवा देंगे। तो ये क्या हमारा आउटब्रीडिंग है। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग में हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, जो ब्रीड होगी वो तो सेम रहेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ब्रीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज सेम, बट जो हमने इंडिविजुअल्स लिए, फर्स्ट इंडिविजुअल एंड दिस इज द सेकंड इंडिविजुअल, इनका 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी क्या था, सिमिलर पेरेंट या कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। ठीक है, इसके 4 से 6 जनरेशन टोटली अलग है, इसके 4 से 6 जनरेशन टोटली अलग थे। तो वो क्या होगा, 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हो गए सेम ब्रीड के, इनके बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या होगा, आउट क्रॉसिंग होगा। ठीक है, ब्रीड सेम है लेकिन इन दोनों की अगर हम पेडिग्री को देखेंगे तो उसके अंदर क्या पाएंगे कि इनकी 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी सेम एंसेस्टर नहीं था। यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पे कोई था, फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्या हो गई, फर्स्ट जनरेशन हो गई, फिर उसके बाद क्या होगा, ये सेकंड जनरेशन आ गई, फिर इनके थर्ड जनरेशन, फिर यहां से क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन। इस तरीके से क्या होगा, इसमें से भी ब्रांचेस निकल जाएंगी, फिर इनमें से, फिर उसके बाद फोर्थ के बाद क्या होगा, फिफ्थ जनरेशन आ जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल था ए और यहाँ पे कोई इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है इतनी लंबी क्रॉसिंग के बाद बी। तो अगर मैं इस ए वाले को इस बी वाले के साथ क्रॉस करवाऊंगी तो वो क्या होगा, मेरा आउट क्रॉसिंग होगा। देखो यहाँ पे मैं इसके ऊपर अगर हम देखें पेडिग्री चार्ट को तो यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये अलग चल रहा था, ये अलग चल रहा था। ठीक है, इनका कोई भी सेम नहीं था, तो इस केस में क्या होगा,
जब हम इन दोनों को क्रॉसिंग करवाएंगे तो ये आउट क्रॉसिंग कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग देखो, क्रॉस यानी कि क्रॉसिंग करवाएंगे और ब्रीडिंग है तो यानी कि दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या होगा, वो हमारा क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा क्रॉस ब्रीडिंग होगा। इसके अंदर क्या होंगे, हियर इज द ब्रीड 1 एंड हियर इज द ब्रीड 2, लेकिन इनकी स्पीसीज क्या है, सेम है। ठीक है, इनकी स्पीसीज तो सेम है बट इनकी जो ब्रीड्स है वो क्या है, डिफरेंट है। तो जब हम इन दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगा। अब देखो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने दो अलग अलग ब्रीड्स को क्या किया था, कंबाइन किया था। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, दोनों ब्रीड्स की जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स थी वो क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। अब कई केसेस में क्या होता है कि जो इनसे कंबाइन होकर एक नया हाइब्रिड, देखो हाइब्रिड ही बनेगा क्योंकि अलग था, ये अलग था, तो इनसे जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है उसके अंदर क्या होंगे, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे और हो सकता है कि ये जो इंडिविजुअल फॉर्म हुआ हो इट इज मच बेटर देन दोज दैट वर द प्रीवियस वन। जो इनके पहले वाले थे उनके कंपैरिजन में इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो क्या होंगे, मोर डेवलप्ड होंगे, मोर एडवांस होंगे और ये उनसे क्या होगा, सुपीरियर होगा। इसमें आपका एग्जांपल है हिजारडेल का, दैट इज अ शिप। ठीक है, एग्जांपल है हिजारडेल, दैट इज अ शिप, इट इज प्रोड्यूस्ड इन पंजाब। ये कौन सी रीजन में हुआ इंडिया के अंदर, इट इज प्रोड्यूस्ड इन पंजाब। ये जो हिजारडेल है इसको प्रोड्यूस कैसे करवाया गया, तो इसको प्रोड्यूस किया गया बाय क्रॉसिंग बीकानेरी यूज विद मेरिनो रेंस। ये क्या थी, दो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स थी ऑफ शिप, इन दोनों को क्या करवाया, कंबाइन करवा के और एक नई जो ब्रीड थी दैट इज हिजारडेल, इसको फॉर्म किया गया और ये कहाँ पे हुआ, इन पंजाब। तो ये क्या है, हमारा क्रॉसिंग है, आउट क्रॉसिंग है, जिसके अंदर हमने दो डिफरेंट ब्रीड्स को क्या किया, कंबाइन किया है। अब जो इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो फर्स्ट जो था हमने जो कहा वो क्या था, हमारा आउटब्रीडिंग था, जिसमें हमने बोला कि ब्रीड तो सेम रहेगी बट जो दो जो ऑर्गेनिज्म है जिनको आप कंबाइन कर रहे हो उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं था, 4 से 6 जनरेशन तक। आउट क्रॉसिंग में हमने क्या कहा कि स्पीसीज सेम है लेकिन ब्रीड सेम नहीं रहती। इंटर स्पेसिफिक है तो इसके केस में क्या होगा, यस इसके अंदर क्या होगा, स्पीसीज जो होंगी वो सेम नहीं रहेंगी। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इसके अंदर क्या है, जो स्पीसीज है अलग अलग होंगी, एक जो स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है उसको कंबाइन किया जाएगा विद द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अनदर स्पीसीज। अब इसके अंदर जो एग्जांपल है वो हमारा क्या है, म्यूल का। जो म्यूल है ये प्रोड्यूस किया गया बाय कंबाइनिंग ऑफ फीमेल हॉर्स विद अ मेल डोंकी। अब देखो ये दोनों क्या थे, दो अलग अलग स्पीसीज थे, डोंकी अलग स्पीसीज है, मेल हॉर्स जो है वो अलग स्पीसीज का था, बट हमने क्या किया, दो स्पीसीज जो कि क्या है कहीं ना कहीं कुछ एक फीचर्स उनके रिलेट हो रहे थे, उनको क्या किया गया, कंबाइन करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म किया, दैट इज द म्यूल। एज यू ऑल नो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, खच्चर बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, जो लगेज होगा उसको कैरी करने के लिए किया जाता है। सो ये क्या था, अभी तक हमने पढ़ा कि इनब्रीडिंग क्या होती है, आउटब्रीडिंग क्या होगी और आउटब्रीडिंग के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो क्या है, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। इसमें आपको पढ़ना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखो इंसेमिनेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द सीमेन इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी। ठीक है, जो कि नेचुरली टेक प्लेस करेगा। आर्टिफिशियली है, इसका मतलब क्या होगा, जो सीमन ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगा, अब क्योंकि हम एनिमल ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं तो यानी कि जो एनिमल होगा उसका जो सीमन होता है उसको क्या किया जाएगा, जो फीमेल एनिमल होगा उसके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा आर्टिफिशियली। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, नेचुरली अगर ये प्रोसेस अगर करती तो उसमें आप चूज नहीं कर सकते कि किस वाले को आप किस में ट्रांसफर करोगे, क्योंकि हमने क्या कहा अभी कि हम क्रॉसिंग जो करवा रहे हो हम अपनी मर्जी से करवा रहे हैं।
जिसके कैरेक्टरिस्टिक हमको चाहिए हम उन्हीं के कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो इसलिए वहां पे क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को करवाया जाएगा। जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। लेट्स सपोज एक काव है जिसके अंदर क्या है, लैक्टेशन पीरियड ज्यादा था। सेकंड जो बुल है उसके अंदर क्या है, वो डिजीज रेजिस्टेंट है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करवाना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, यानी कि उसका जो सीमन होगा उसको ट्रांसफर किया जाएगा इनटू दिस काउ बॉडी। आफ्टर दैट क्या होगा, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, हमारी चॉइस की होगी। ठीक है, इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्या फायदा होगा इसका, लेट्स सपोज एक तो पूरे के पूरे एनिमल को लेकर जाना कहीं और, ठीक है, यानी कि एक एनिमल था वो क्या है किसी दूसरी कंट्री या किसी दूसरे पार्ट ऑफ द इंडिया के अंदर रह रहा है, दूसरा जो एनिमल है जिसके अंदर आपको ये जो कैरेक्टर है वो चाहिए वो क्या है कहीं और रह रहा है, तो उस केस में उस होल ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करना टू दैट पर्टिकुलर पार्ट क्या होता है, काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होगा, जो सीमन होगा इट विल बी कलेक्टेड इन स्मॉल बॉटल्स, उसको प्रिजर्व करके रख लिया जाएगा और फिर उन्हें क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और जो इंटर कंट्री ट्रांसपोर्ट होगा उसके अंदर। तो उसमें क्या हुआ, स्पेस भी कम लगा, वो चीज जो हमें चाहिए कि वो भी क्या होगी, इजिली ट्रांसफर हो गई, और इसके साथ साथ हम उन चीजों को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो क्या है, MOET, दैट इज मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक क्या है, MOET, मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस टेक्निक में क्या होता है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टेक्निक। तो देखो ये जो टेक्निक है इसको समझने से पहले दो टर्म्स समझ लो। एक तो इसमें टर्म आएगी आपकी जेनेटिक मदर, और सेकंड आएगा सरोगेट मदर। जेनेटिक मदर है, इसका मतलब क्या होगा, जो जीन्स होंगे यानी कि जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर जो जीन्स हैं वो क्या होंगे, इस मदर के होंगे, यानी कि जो एग है वो किसका होगा, इस मदर का होगा। ठीक है, सरोगेट मदर मतलब कि इसमें जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है जब उसको किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा तो जो सेकंड ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जा रहा है वो क्या कहलाता है, उसका सरोगेट मदर होता है। जैसे कि हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर कहा था जब हमने बात की थी एम्ब्रियो ट्रांसफर हो सकता है, या फिर जो वेरियस हमने प्रोसेसेस पढ़े थे इसमें गिफ्ट का, तो वो सब में क्या था, सरोगेट मदर का टर्म भी आया था। इन द सेम वे एनिमल्स के केस में भी क्या होता है, सरोगेट मदर्स यूज की जाती हैं। अब देखो जो हमारी टेक्निक है दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो देखो इसके अंदर इसका मीनिंग छुपा है। मल्टीपल ओव्यूलेशन यानी कि नॉर्मली जो एक काव होगी वो क्या करती है, सिंगल एग को रिलीज करती है। इस टेक्निक में क्या किया जाएगा, उसको हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाएंगे जो कि क्या है, किस तरीके से एक्ट करते हैं, FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे उसकी ओवरी को सो दैट वो क्या करे, ओव्यूलेशन करे, और मोर देन वन एग, ठीक है, मोर देन वन एग क्या करती है वो इस टाइम पे रिलीज करती है। और नॉर्मली कितने प्रोड्यूस करेगी, सो इट विल प्रोड्यूस 6 to 8 एग्स, और एक साइकिल के अंदर वो वैसे एक ही प्रोड्यूस करेगी, अब वो क्या करेगी 6 to 8 एग्स को प्रोड्यूस करेगी। आफ्टर दैट क्या होगा, या तो नेचुरल मेथड से या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किए जाएंगे, इस मदर के अंदर जो स्पर्म होगा उसको इंजेक्ट किया जाएगा। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। याद रखना है आपको यहाँ पे कि जो ये हमने मदर ली है वो क्या है, जेनेटिक मदर जो है इसकी, जिसके अंदर ये एग प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर वो कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें चाहिए कि जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा उसके अंदर हों। ठीक है, और जब हम इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं या फिर इंसेमिनेशन करवा रहे हैं किसी भी मेल ऑर्गेनिज्म से, तो उसके अंदर वो डिजायर्ड कैरेक्टर है जो कि हमें चाहिए कि जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा उसके अंदर वो प्रेजेंट हो। अब क्या होगा, ये जो 6 to 8 सेल एग थे इनको क्या किया गया, फर्टिलाइज करवाया गया। आफ्टर दैट एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, फिर 8 से 32 सेल की जो स्टेज होती है, ठीक है, 8 to 32 सेल्स की जो स्टेज होगी ऑफ दिस एम्ब्रियो, इसको क्या किया जाएगा, यहाँ से निकाल लिया जाएगा। यहाँ से जो जेनेटिक मदर है इसकी बॉडी से इस एम्ब्रियो को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, नॉन सर्जिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको यहाँ से, और फिर इसको ट्रांसफर किया जाएगा इनटू द बॉडी ऑफ द सरोगेट मदर्स। यानी कि इसमें लेट्स सपोज 8 एग से 8 के एग
एग जो थे वो कंबाइन होकर 8 एम्ब्रियोज फॉर्म हुए हैं। तो ये जो 8 एम्ब्रियोज होंगे उनको हम 8 डिफरेंट काउस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो टेक्निक देखो एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, तो ये इसकी जो डेफिनेशन थी वो भी हो गई। इसके अंदर हमने क्या किया, मल्टीपल ओव्यूलेशन करवाया पहले, फिर जो बहुत सारे एग्स निकले उनको फर्टिलाइज करवाया। आफ्टर दैट उनकी फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो बना उसको क्या किया, डिफरेंट सैरोगेट मदर्स के अंदर ट्रांसफर किया। ये जो टेक्निक है ये काउ, बफेलो, शिप, रैबिट्स, मेयर्स, इन सब के अंदर क्या की जाती है, की जाएगी। और इसमें मेन मोटो क्या रहता है हमारा कि जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स हमें चाहिए हैं वो क्या हो, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या हमारा, बी कीपिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज एपीकल्चर। ठीक है, बी कीपिंग क्या होता है हमारा, एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म। एपीकल्चर क्या होगा, बी कीपिंग। इसके अंदर जो बी कीपिंग की जाती है इसका मेन हमारा मोटो क्या रहता है कि जो भी बी से प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, लाइक बी वैक्स हो गया, हनी हो गया, ये क्या है हम उनसे ले सके। अब ये जो बी वैक्स मिलती है इसका क्या है, डिफरेंट कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए एज वेल एज जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसके अंदर काफी ज्यादा यूज होता है। अब देखो जो कॉमनली यूज हम बी करते हैं इंडिया के अंदर वो क्या हमारी एपिस इंडिका। एपिस इंडिका इज द कॉमनली यूज्ड हनी बी इन इंडिया, जो कि एपीकल्चर में यूज की जाती है। अब देखो जो भी पर्सन क्या है बी कीपिंग करना चाह रहा है तो उस केस में उसको कुछ एक बातें ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट तो क्या होता है कि जो वो लोकेशन चूज कर रहा है उसमें क्या हो, पास्चर्स बहुत ज्यादा यानी कि फ्लावर्स अवेलेबल होने चाहिए इन दिस सराउंडिंग। तो वो क्या करेगा, जो भी उसको बी हाइव्स लगाने हैं वो कहाँ लगाएगा, जहाँ पे क्या हो फ्लावर्स ज्यादा अवेलेबल होंगे उन रीजन्स के अंदर। As well as he should know the nature and habits of the bee। उसको नेचर और हैबिट ऑफ द बी के बारे में बताना चाहिए। इसके साथ साथ वो उन बी हाइव्स को क्या करे, टाइम टू टाइम मैनेज करे। अब देखो जो बी कीपिंग है इसमें बी हमें हनी प्रोडक्शन तो दे रही थी, बी वैक्स भी प्रोवाइड कर ही रही है, लेकिन जो ये बीज होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ पॉलिनेटर। ये क्या करते हैं, एज अ पॉलिनेटर एक्ट करते हैं, पोलिनेशन में भी ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होगा, डबल बेनिफिट होगा उस फार्मर को, उसको हनी यील्ड भी मिल रहा है, इसके साथ साथ उसकी क्रॉप यील्ड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जो भी बीज होती है जब उनको सिलेक्ट किया जाता है तो उसमें मेन जो माइंड में रहता है वो क्या होता है कि जो बी है वो क्या हो, स्टिंग कम करे। ठीक है, वो कम डंक मारे। ऑब्वियसली आप बी के साथ डील कर रहे हो और वो आपको स्टिंग ना करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बी की वेराइटी जब चूज की जाती है तो उसमें ये चीज ध्यान रखी जाती है कि वो क्या हो, स्टिंग कम करे, एज वेल एज वो क्या हो, जो नेक्टर है उसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट कर सके और वो अपने बी हाइव के अंदर क्या है वो लॉन्ग पीरियड तक रहे। तो ये क्या है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम चाहेंगे किसी भी बी के अंदर हो अगर आप बी कीपिंग करना चाह रहे हैं तो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज फिशरीज। फिशरीज का मतलब क्या होगा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ द फिशेज या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनकी। तो फिशरीज में सिर्फ और सिर्फ हम फिश की बात नहीं करेंगे, हम एक्वेटिक एनिमल्स की भी बात करेंगे, लाइक लॉबस्टर्स, प्रॉन, क्रैब, ये सब भी क्या होंगी इसके अंदर ही इंक्लूडेड होंगे। अब देखो फिशरीज जो होती है इसके अंदर आपको टर्म याद रखनी है। एक तो आएगा पीसी कल्चर और जो सेकंड टर्म आती है हमारे इसके अंदर वो होती है एक्वा कल्चर। अब देखो पीसी कल्चर में क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फिशेस होंगे ना उनको कल्चर करेंगे, यानी कि जो फिशेस होंगी उसकी रियरिंग करेंगे, उनको प्रोसेस करेंगे और उनको सेल करेंगे। एक्वाकल्चर के अंदर क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें एक्वेटिक प्लांट्स एज वेल एज जो अदर एक्वेटिक और एनिमल्स होते हैं वो सब क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, अब जो ये हमारा पीसी कल्चर है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट हमारी फिशेस होती हैं जो कि हमें चाहिए उनको क्या किया जाता है, ग्रो करवाया जाएगा। ठीक है, नॉर्मली जो हमारी फिशरीज होती हैं तो ये दो तरीके की होती है, यानी कि फिश जो कैप्चरिंग का तरीका होता है वो दो तरीके का होता है, या तो कैप्चर फिशरी होगी या फिर क्या होगा हम उसको ग्रो करेंगे। कैप्चर फिशरी का मतलब क्या होता है, जो भी ये फिश सेलर्स होंगे वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो सी होगा या जो फ्रेश वाटर होगा जहाँ पे भी अवेलेबल है फिशेस प्रेजेंट होंगी वहां से वो डायरेक्टली उनको कैच करके लेके आते हैं और फिर उनको क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। बट इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो हमारी कल्चर फिशरीज होती हैं जिसे हम पीसी कल्चर बोलेंगे, उसके अंदर जो फिशेस होती हैं उनको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, डिफरेंट फिश फार्म्स बनाए जाएंगे, उन फिश फार्म्स के अंदर जो फिशेस को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, उनको जो फूड रिक्वायरमेंट होगी वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, सो दैट वो क्या हो, ग्रो करे अच्छे से और फिर उनको क्या किया जा सके, सेल किया जा सके। अब देखो जो फिशेज हैं
इसमें आपको एग्जांपल याद रखने हैं कि आपकी फ्रेश वाटर वाली फिश कौन सी है और मरीन वाटर की फिश कौन सी होगी। तो फ्रेश वाटर फिशरीज कौन सी होंगी, दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रेश वाटर, लाइक लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए। अगर इन रीजन से हमें फिशेज मिल रही हैं तो वो क्या होंगी, हमारी फ्रेश वाटर फिश होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैटला, रोहू, कॉमन क्रैब, ये किसमें एग्जाम्पल आते हैं हमारे फ्रेश वाटर के अंदर, जिसमें जो चीजें हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो हमें कहां से मिल रहा है, फ्रेश वाटर से मिल रहा है। फिर उसके बाद सेकंड क्या आता है, इसमें मरीन फिशरीज आती हैं। मरीन फिशरी है मतलब कि इसके अंदर जो फिशेज होंगी दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मरीन वाटर, जो सॉल्टी वाटर होता है वहां से मिलेंगे हमें, यानी कि जो सी है, ओशन है, वहां से हमें वो चीज अवेलेबल होगी। इसमें हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं हिल्सा, सार्डिन्स, मैककेरल एंड पोम्फ्रेट्स। तो ये क्या है, मरीन वाटर की फिशेज होंगी, दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा और कौन कौन से हमें एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलेंगे जिसे हम एज अ फूड यूज करते हैं। बहुत से ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं जो कि क्या होंगे, फिश को एज अ फूड प्रोडक्ट यूज करते हैं। कौन कौन से ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनको यूज किया जाएगा, तो उसमें एग्जाम्पल आएगा प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर एंड एडिबल ऑयस्टर्स। तो ये क्या था हमारा फिशरीज के अंदर आएगा। अब देखो लास्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। जितने भी हमारे फार्म एनिमल्स हैं जो कि हमने एनिमल ब्रीड में कहा था, तो उस टाइम पे हमें क्या होता है, ध्यान रखना होता है अपने एनिमल्स का, वेदर इट इज एनिमल और कोई भी बर्ड है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं फॉर फूड प्रोडक्शन, तो बहुत जरूरी होता है हम उसका ध्यान रखें। फार्म मैनेजमेंट में क्या आएगा कि उस ऑर्गेनिज्म को, वेदर इट इज अ फाउल यानी कि कोई भी बर्ड है जिससे आप क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, या फिर कोई भी एनिमल है जिसको आप ग्रो कर रहे हो, तो उसको आप प्रॉपर जो है स्पेस प्रोवाइड करें। ठीक है, उन एनिमल्स के अंदर क्या के लिए क्या हो, वहाँ पे प्रॉपर स्पेस प्रेजेंट हो। इसके साथ साथ क्या हो, उनकी जो डाइट है यानी कि जो उनका डेली बेसिस का फूड होगा वो क्या होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए। उसके अंदर वो सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा और क्या चीजें होंगी, तो वहाँ पे क्या हो, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, टेम्परेचर का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग ना हो। अगर कोई भी डिजीज स्प्रेड हो रही है इन द सराउंडिंग एरिया, तो उस टाइम पे अपने जो भी एनिमल्स हैं, जो भी फाउल होंगे, उनका हम क्या करें, टाइम टू टाइम चेकअप करवाएं। इसके साथ साथ उनको क्या की जाए, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाए, उनका क्या हो, वैक्सीनेशन हो। तो ये क्या है, कुछ एक चीजें हैं दैट अ पर्सन शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल ही इज डूइंग एनिमल हस्बेंड्री एज वेल एज फार्म मैनेजमेंट कर रहा है। तो सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या किया, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एक टॉपिक कवर किए हैं, एनिमल ब्रीडिंग, बी कीपिंग, फिशरीज एंड मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म प्रोडक्ट्स। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, सी यू।